नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे की जब से ये खबर आई है तब से ही कयासों का बाज़ार गर्म है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि धनखड़ के बाद कौन। आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद ये सवाल आया कि अगर धनखड़ जाते हैं तो उनके बाद कौन। तो आज इस मुद्दे पर बात करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी राजनीतिक परिदृश्य में वो कौन सी खबरें हैं जो इस समय आपके सामने हम ला सकते हैं या जिन मुद्दों पर बात हो सकती है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रभात पांडे। नमस्कार, स्वागत है प्रभात आपका। प्रभात, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जगदीप धनखड़ के बाद कौन, पहला सवाल तो यही है। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को अचानक उतना प्रेम क्यों उमड़ आया जगदीप धनखड़ को लेके कि जो उनके स्वास्थ्य को लेकर वो चिंताएं करने लगे। अंकुर, देखिए, आपके सवाल से पहले भी एक सवाल है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मॉनसून सत्र के पहले दिन धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। ये राजनीतिक हलके में अब ये बात साफ हो चुकी है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है या उनसे लिया गया है। क्योंकि जो रीज़न उन्होंने साइट किया है अपने रेजिग्नेशन लेटर में, अगर आप गौर करें तो सेहत का हवाला दिया है। इससे पहले भी हम लोग कई वीडियो में बात ये कर चुके हैं कि अगर सेहत की बात होती तो मार्च में पहली बार उनकी सेहत गड़बड़ हुई जब वो एम्स में एडमिट हुए, जून में दोबारा गड़बड़ हुई जब वो नैनीताल गए, वहाँ पे गड़बड़ हुई थी सेहत, तो आते और उसके बाद इस्तीफा दे देते। या अगर सेहत इतनी ही गड़बड़ थी कि सदन नहीं सदन के कामकाज में हिस्सा नहीं ले पाते, तो सत्र शुरू होने से पहले कल का अगर पूरा दिन आप देखें, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक, जब तक वो संसद भवन में थे, एक्टिवली हर एक्टिविटी में वो शामिल हुए, सत्र में आए, सत्र का ओपनिंग रिमार्क भी उन्होंने दिया जो राज्यसभा में अमूमन सभापति देते हैं जी। उसके बाद कुछ देर उन्होंने सत्र को संचालित भी किया। उसके बाद अपने चैम्बर में गए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, दोबारा उन्होंने शाम में मीटिंग को एक और सेशन मीटिंग का रखा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का ही। उस मीटिंग से पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था अंकुर। अचानक उस मीटिंग में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो शाम में 4:30 बजे मीटिंग थी, उस मीटिंग में सत्ता पक्ष से जो पार्टिसिपेंट होने चाहिए थे, नेता सदन मतलब जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष भी हैं अभी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उनको होना था, विपक्ष के नेता सदन होने थे और बाकी लोग। विपक्ष के लोग पहुंच गए लेकिन सत्ता पक्ष से ये दोनों लोग नहीं पहुंचे। हालांकि नड्डा जी ने आज उस पर सफाई दी है कि कुछ अन्य संसदीय कार्यों में वो व्यस्त हो गए, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ पाए। उस मीटिंग के बाद डेट रखी गई अगली आज दोपहर के लिए, लेकिन उसके बाद शाम में 4:30-5 बजे तक की ये बात हुई, वहाँ इंतजार होता रहा, नहीं आए। 5 बजे के बाद से लेकर रात के 9 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद वो इस्तीफा आया उनका। अच्छा प्रभात, मैं ये जानना चाहूँगा, बस आपको टोक रहा हूँ कि अब सवाल ये भी है कि ऐसा क्या हुआ, क्या वजह है। अब दूसरा सवाल ये भी है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद उन्हें एक तरह से जो ट्वीट आए कांग्रेस की तरफ से, जयराम रमेश का आया, फिर अगले दिन बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी आज सुबह। तो आज कपिल सिब्बल का ले लीजिए, भावुक हो गए वो काफी। तो आप ये बताइए कि फिर अचानक से ये वही जगदीप धनखड़ है जिनको लेकर शिकायत की थी जी कांग्रेस पार्टी ने कि शिकायत क्या की थी? दिसंबर 2024 में धनखड़ के खिलाफ पूरे विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था वही राज्यसभा कल्याण में। बनर्जी जो संसद के बाहर इनके बारे में एक अजीब सी मिमिक्री भी करते थे, आज सपोर्ट में दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, असल में हुआ क्या है कि ये इस्तीफा अगर मतलब क्या कहते हैं सामान्य परिस्थितियों में आया होता तब ये उतनी चर्चा नहीं होती। परिस्थितियां बिल्कुल असामान्य हैं, संसद का सत्र चल रहा है, उस बीच इस्तीफा होना और वो सारी चीज़ें, देखिए अगर आप इसमें गौर करें तो जो चीज़ कही जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से चीज़ें निकल के आ रही हैं। मैं मतलब ये कंफर्म नहीं कर सकता, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। ये तो पॉलिटिकल विश्लेषण है जी, ये बिल्कुल विश्लेषण है और मैं इसको वेरीफाई भी नहीं कर रहा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि किसी 1-2 मुद्दे पे
खास तौर पे एक मुद्दा जो कल दोपहर में हुआ, उस पे सरकार की तरफ से थोड़ी नाराजगी जताई गई धनखड़ साहब के सामने। वो मुद्दा क्या था? मुद्दा था जस्टिस वर्मा का, यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट नोटिस का मुद्दा। दोनों सदनों के सदस्यों ने इम्पीचमेंट मोशन के लिए एक नोटिस पे सिग्नेचर किया। दोनों जगह लोकसभा के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को दिया, राज्यसभा के सांसदों ने राज्यसभा स्पीकर को दिया। कल बताया ये जा रहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में वो रखी गई, लेकिन उस पर कोई कंसेंसस नहीं बना कि ये आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। उसके बाद इन्होंने राज्यसभा में आकर एक्सेप्टेंस का अनाउंसमेंट किया कि भाई ये नोटिस है और मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मोशन जो इम्पीचमेंट मोशन है, महाभियोग कयास प्रस्ताव यही है। लगाए जा रहे हैं कि कुछ इसी चीज को लेकर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है प्रभात, मैं अब इसको आगे लेके जाना चाहूँगा क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी डिस्कस हो चुका। जी। ये वजह कहीं हो सकती है, कारण नंबर 1, कारण नंबर 2, कारण नंबर 3। अब ये तो इस्तीफा हो गया। अब जी। इस्तीफे के बाद सवाल ये उठता है कि धनखड़ के बाद कौन? जी, तो देखिए, वो उसमें आपको लगता है कि बीजेपी से होगा या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों से कोई कैंडिडेट हो सकता है? जी, खबर देखिए, ये भी है कि हरिवंश जी जो हैं, जो उपसभापति हैं, वो राष्ट्रपति से भी मिले। अभी थोड़ी देर पहले हरिवंश जी गए थे और ये एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि अब कार्यवाहक सभापति के तौर पे हरिवंश जी को ही कामकाज संभालना है जब तक कि नए सभापति या नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। तो हरिवंश जी वो उस प्रोटोकॉल के तहत आज जाके राष्ट्रपति से मिल के आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से ट्वीट भी किया गया है कि इन्होंने एक कट सी मुलाकात की, एक बड़े उस पर गुलदस्ते के साथ हरिवंश जी की मुलाकात हुई है। लेकिन अब सवाल है कि कौन? देखिए, बीजेपी हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर के लिए जानी जाती है। बीजेपी ने हमेशा अपने हर फैसले में सरप्राइज किया है। आज सुबह मैं एक वीडियो पे चर्चा वीडियो के दौरान मैं एक विचार कर रहा था कि कौन कौन हो सकता है इस लिस्ट में। देखिए, बीजेपी की 2 प्रमुख सहयोगी पार्टियां हैं। बिहार से जेडीयू है और इधर साउथ आंध्रा की तरफ से टीडीपी है। अब आंध्रा में अभी नियर फ्यूचर में न कोई चुनाव है न कुछ, तो बिहार में अभी चुनाव भी होने हैं जो अगले 2-3 महीने में पूरे हो जाएंगे। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी सर को लेकर चल ही रही है, एसआईआर को लेकर चल रही है। तो मतलब मुझे ये लगता है कि बिहार का कनेक्शन, बिहार से कोई कैंडिडेट हो सकता है। अब कैंडिडेट में अगर आप कहें कि नाम कौन कौन हो सकता है, तो हरवंश एक स्वाभाविक नाम है। लेकिन एक सवाल ये भी है, एक मुद्दा अक्सर ये भी उठाया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। कांग्रेस का जो विपक्ष है उसने भी कहा है कि भाई किसान समुदाय से आते थे धनखड़। तो आपको लगता है कि जो जातिगत या वोट बैंक का जो एक समीकरण होता है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि हरिवंश आमतौर पर उस तरह के ग्राउंड वाले नेता नहीं हैं। देखिए, जैसे बिहार चुनाव है, तो आपको लगता है कि बिहार से कोई ऐसा कोई लीडर लेके आया जाए जिसको उपराष्ट्रपति बनाया जाए, जिसके पीछे थोड़ा सा मतलब देखिए ये जो है अंकुर, अगर आप इस पे देखें एनालिसिस करके, तो थोड़ा सा ये टफ लग रहा है। बात सही है आपकी कि हरिवंश वोट बैंक वाले लीडर नहीं है, जनाधार वाले नेता नहीं है। वो राज्यसभा के मतलब पूर्व पत्रकार रहे हैं वो, और संपादक रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर बने और उसके बाद उनको उपसभापति चुना गया है। एक स्वाभाविक चेहरा वो हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें कि पॉलिटिकल स्कोर अगर सेटल करना हो, तो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में एक नाम जो मेरे ख्याल से एक हो सकता है, जिस पर कि कयास भी लगाए जा रहे हैं और उसका कनेक्शन भी दिख रहा है, वो है रामनाथ ठाकुर का। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा अंकुर, उनको भारत रत्न दिया गया था। इसमें ये भी तो बात है कि उनको कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत थी उनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया भारत रत्न देके। तो अब बिल्कुल बीजेपी किसी ऐसे नए चेहरे पे दांव लगा सकती है अंकुर। उसमें देखिए, मतलब मेरा एनालिसिस कहता है
कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए नहीं खेलेगी। अगर कोई दाव खेलना भी होगा तो बीजेपी ऐसा दाव खेलेगी जो बिहार और बंगाल दोनों में उनको बराबर का फायदा दे सके। बंगाल से भी नाम हो सकता है फिर हो सकता है, बंगाल से भी नाम हो सकता है। अगर हम कुछ और विश्लेषण करें, कुछ और डीप अगर जाएं, तो भाई बंगाल में बीजेपी के पास अपना कोई बड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है अभी जो इस पद के लिए आज आ सके। लेकिन बीजेपी हमेशा अपने, मैंने पहले ही कहा ना कि सरप्राइजिंग फैक्टर के लिए जानी जाती है। हो सकता है कोई सरप्राइज कैंडिडेट लाकर खड़ा कर दे, वो चाहे कांग्रेस का कोई पूर्व बड़ा चेहरा हो या किसी विरासत वाला चेहरा हो, या हो सकता है कि वो बिहार या कहीं और से हो, उसका बिहार और बंगाल दोनों पे इम्पैक्ट हो, दोनों पे जिसका प्रभाव हो। ये एक नाम हो सकता है ऐसा। उस कड़ी में अगर आप कहें तो मेरे पास एक नाम है जो मुझे लग रहा है आरिफ मोहम्मद खान का। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम का चेहरा है, बीजेपी की लाइन लेंथ को फॉलो करते हैं काफ़ी हद तक, बीजेपी के पसंदीदा भी रहे हैं, और उससे सीमांचल का जो हिस्सा है, मुस्लिम्स का जो हिस्सा है सीमांचल वाला, जो बिहार का चार जिले जो बिहार के प्रमुख हैं, 5 इनफैक्ट, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, फारबिसगंज वाला जो इलाका है, जो मतलब बीजेपी के लिए थोड़ा टफ बैटल है विधानसभा चुनाव में, वहाँ आरिफ मोहम्मद खान का इम्पैक्ट हो सकता है मुस्लिम चेहरे की वजह से। और इसका इम्पैक्ट बंगाल पे भी हो सकता है। बंगाल में भी मुस्लिम वोट जो अब तक पारंपरिक तौर पे ममता बनर्जी के पास है, उससे। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस ने क्या इसे मौका देखा, राजनीतिक मौका देखा? क्योंकि बीजेपी ने जब ये अचानक से इतना बड़ा फैसला लिया तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक स्पेस बचता है कि वो उसमें खुल के बैटिंग करे जी। तो क्या कांग्रेस ने सही बैटिंग की? बैटिंग इन द सेंस कि अचानक से उन्हें धनखड़ में एक अच्छा नेता लगा, एक किसान नेता नज़र आया, तो क्या कांग्रेस ने इसमें स्पेस लेके अच्छे कुछ मतलब लगा कि 1-2 बाउंड्री मार दें, थोड़ा सा पॉलिटिकल स्कोर भी सेटल कर दें, ऐसा लगा आपको? देखिए अंकुर, इस पे आप बहुत देर से इस सवाल पे आए। ये सवाल हमारा दूसरा सवाल होना चाहिए था। बेसिकली आप कल दिन भर की अगर वो देखें ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ क्लियर हो जाती हैं। वो धनखड़ जिनके खिलाफ विपक्ष और कांग्रेस उसको लीड कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं 6 महीने के बाद। पिछले सत्र तक आपको याद होगा कि धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने पर टोका टाकी कितनी किया करते थे। वो मतलब धनखड़ जी जो हैं वो 55-60 साल के राजनीतिक, सक्रिय राजनीति, सदन की राजनीति वाले अनुभवी आदमी खड़गे जी को कहते थे कि भाई आपको संसदीय परंपरा का पालन करना चाहिए, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। इतना टोका टाकी होता था। लेकिन कल आप देखिए कि कल जब वो आए सदन में मॉनसून सत्र के पहले दिन, उन्होंने जो एक अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, उसमें एक कंसेंसस, एक कंस्ट्रक्टिव और इन सब की बात की कि ऐसी चर्चा होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी चाहिए, एक कंसेंसस बना के सदन को चलना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों जरूरी हैं। और कल आपने देखा होगा कि कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने में वो न चाहते हुए भी कोई टोका टाकी नहीं की गई सदन आसन की तरफ से, मतलब इस चेयरमैन की तरफ तो से, मतलब उपराष्ट्रपति की तरफ तो से, मतलब जब और खड़गे जी ने सारी बातें अपनी जितनी थी, ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी चीजें लेकर सब बोल दिया। तो खबरें तो ये भी आ रही है कि जब वो धनखड़ जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे पूरा टाइम दूंगा मैं, हाँ, बातचीत के लिए पूरा टाइम दूंगा, और 9 घंटे का समय उन्होंने निर्धारित कर दिया था कि 9 घंटे चर्चा करेंगे राज्यसभा में। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा इस पर प्रस्तावित है, और वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली वो चर्चा होगी। तो कल दिन, और उसके बाद जब शाम में ये आता है, इनका इस्तीफा आता है 9, साढ़े 9 के बाद, 9, साढ़े 9 बजे के आसपास हम लोग ऑफिस से निकलने की तैयारी में थे उस समय, तभी ये इस्तीफे वाली खबर आई, फिर हम इसको प्ले अप करने लगे। तो उसके बाद सबका प्यार जो है वो धनखड़ जी पे उमड़ आया। मतलब आज तो कपिल सिब्बल ने ये तक कह दिया कि मैं भावुक
मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनका इस्तीफ़ा और ये सारी चीज़ें। ये सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं है, अगर स्वास्थ्य की बात है तो मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन और अपने पर्सनल रिलेशंस वो गिनवाने लगे, याद करने लगे पुराने। तो मुझे लग रहा है कि कई बार जो है ना, अच्छा कई बार आप अगर देखें, वो भी कि वकील रहे हैं, धनखड़। वकील रहे हैं और मैच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं ये लोग। अभिषेक मनु सिंघवी हों, जयराम रमेश हों, या कपिल सिब्बल हों, या मल्लिकार्जुन जी हों, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे उसको, मतलब विपक्ष को एक बैठे बिठाए मौका मिल गया है, मौका मिल गया है टिप्पणी करने का कि सरकार को आखिर घेरने का, सरकार को basically। घेरने का कि आखिर राजनीति में चल क्या रहा है। और ये जो सरप्राइज एलिमेंट है, जो अचानक कई मौक़ों पे हमने पहले भी देखा कि बीजेपी की तरफ से एक सरप्राइज, एक दूसरा, जैसे क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं कि दूसरा फेंक दिया जाता है, जो समझ में नहीं आता कि आउट स्विंग है या इन स्विंग है, तो करीब करीब ऐसा ही है। अब ये वक्त बताएगा आने वाला कि क्या इस दूसरे को सही तरह से खेला गया, और क्या राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस ने भी एक अपना सही स्टैंड लिया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी रिफ्ट है कि हम जगदीप धनखड़ का जिस तरह से समर्थन किया हमने, कहीं ना कहीं क्या हमने उसमें जल्दबाजी तो नहीं की। और सवाल बीजेपी पर भी है कि जो उसने सरप्राइज़ पूरे देश के सामने रखा, क्या वो सही था और वो फैसला दूरगामी था या नहीं, ये आने वाला वक्त देखिए, बताएगा। एक अंकुर, बीच में आपके क्लोजिंग रिमार्क को बीच में रोक रहा नहीं, हूँ मैं। बताइए। बेसिकली देखिए, एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो चर्चा कर रहा है इस समय, एक पॉलिटिकल हल्का, कि ये सारा कुछ ऑपरेशन सिंदूर और इन सब पे चर्चा वाला जो बज था उसको डिफ्यूज करने के लिए किया गया है। हालांकि देखते मुझे हैं। नहीं लगता, इस थ्योरी में दम इसलिए नहीं लगता कि भाई जगदीप धनखड़ जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियंस, मतलब सीजन्ड इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि भाई वो 1989 और उससे पहले से सक्रिय राजनीति में हैं। बीच में ठीक है वो नेपथ्य में थे, लेकिन वो अपनी कुर्सी दांव पे लगा के इस बज को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये सरप्राइज़ सही था या नहीं, ये वक्त बताएगा। फ़िलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और भी वीडियो आपके लिए जारी है। थैंक यू अंकुर। नमस्कार।